हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 इन्वायरमेंट। और फिर उसी पेज से आगे बढ़ते हैं। और पीछे के लेक्चर्स में आप देख चुके हैं कि जो कम्युनिटी से जुड़े हुए जो टॉपिक्स थे वो हमने समाप्त कर लिए हैं। और इस टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। और आप आसानी से गेस कर सकते हैं, आपके हाथ में बुक है और आप पीछे से पेपर्स इवन थियरीज़ पढ़ते चल रहे हैं। और जहाँ अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ है वो आप मेरी मदद ले रहे हैं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें तैयार होती जा रही हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 में आपको बताऊं, ये पूरा इन्फॉर्मेशन है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं आपको मिल जाता हूँ, जहाँ मेरे साथ जुड़े रहेंगे भविष्य के लिए भी। जब भी आपको कोई भी अटैम्प्ट देना हो, इन सब जगहों पे मैं आपको कुछ ना कुछ अपडेट देता रहता हूँ। मेरी क्लासेस, मेरे कंटेंट्स, मेरे करंट अफेयर्स। तो इट विल बी एनफ फॉर यू पीपल टू कनेक्ट विथ मी रिगार्डिंग और साइंस और इन्वायरमेंट, जिन विषयों को लेकर मैं आपको लगातार क्लासेस और अपडेट देता रहता हूँ। सो आइए आगे बढ़ते हैं। इस बार का जो चैप्टर है उसका नाम है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। और इकोसिस्टम, जब इकोसिस्टम की बात होती है, किसी इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी कम्युनिटी होती है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इकोलॉजिकल हायरार्की पे जाएं तो आपको याद आ रहा होगा, हाँ सर, किसी इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी कम्युनिटी होती है। ठीक है, तो बहुत सारी कम्युनिटी होती है किसी इकोसिस्टम के अंदर, जो आपको पता है। यही इकोसिस्टम आगे बढ़कर बायोम्स बनाते हैं, वही बायोम्स आगे चल के बायोस्फीयर बनाते हैं, जो हमने पीछे के लेक्चर नंबर 1 से जब स्टार्ट किया था, वहाँ मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोसिस्टम एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इकोसिस्टम का जो कंसेप्ट है वो एक शख्स ने दिया था जिनका नाम था ए जी टेंसले, है ना। ए जी टेंसले, इवन इनका नाम कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, ए जी टेंसले। तो ये शख्स है जिन्होंने इकोसिस्टम के सिद्धांत दिए, कंसेप्ट दिए। तो कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम वाज गिवन बाय ए जी टेंसले। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। अब चलो हम चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, चैप्टर्स की तरफ चलते हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कोशिश रहेगी मेरी कि यहाँ पर 1 घंटे के लेक्चर्स में जितने टॉपिक कवर हो जाएंगे उनको हम कवर करेंगे, और बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम इकोसिस्टम को सेकंड पार्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि इकोसिस्टम इज़ वेरी लेंथी चैप्टर। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, concept of ecosystem, role of biotic component in ecosystem, stability of ecosystem, characteristics, feature and function of different ecosystem, energy flow in ecosystem, trophic level क्या होता है, food chain, food web, ecological pyramids, productivity ecosystem में कैसे मेजर करते हैं, व्हिटेकर का जो प्रोडक्टिविटी चार्ट है जिस पे 2 बार यूपीएससी ने क्वेश्चंस दिए हैं। बायोमैग्निफिकेशन फिलहाल हम यहाँ नहीं कवर करेंगे, इसे हम छोड़ देंगे। फिलहाल ये मैंने यहाँ दिया हुआ है फिर भी इस चैप्टर में, इसे मैं आपको एक्चुअल में कवर करूँगा कहाँ, जब मैं आपको पोल्यूशन पढ़ाऊंगा। वैसे थोड़ा बहुत आपको बायोमैग्निफिकेशन में यहाँ पे बता भी दूंगा, क्योंकि वो पेस्टिसाइड वगैरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको उसने खाया, उसको उसने खाया, तो पेस्टिसाइड का लेवल किस में ज़्यादा है, किस ट्रॉफिक लेवल पर ज़्यादा है। ये क्वेश्चन वैसे भी यूपीएससी दे चुका है, तो उसको भी थोड़ा मैं जोड़ दूंगा हल्का फुल्का, बल इसको और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे कहाँ, जब मैं आपको यूट्रॉफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब पढ़ाऊंगा, तो उस केस में आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम की मैंने आपसे अभी बात की थी कि जो कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम है ये एक्चुअल में है क्या। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने रिसोर्सेस के साथ एक कम्युनिटी बनाते हैं, और बहुत सारी कम्युनिटी में एक इकोसिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, ए जी टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम को डिफाइन किया, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। और ए जी टेंसले ने साफ साफ बोला ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर कोई ऑर्गेनिजम्स जो पाया जाता है वहाँ के इन्वायरमेंट के साथ अपना इंटरेक्शन करता है, और वहाँ पर वो फेथ रखता है उस इन्वायरमेंट के साथ, और वहाँ पर वो रहता है। और यही कंसेप्ट है जो इकोसिस्टम के अंदर आता है। इकोसिस्टम में एक्चुअल में देखा जाए तो हम इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो 2 कंपोनेंट आते हैं, जो हमने पीछे फैक्टर्स में भी देखा था। इकोसिस्टम के अंदर कुल 2 कंपोनेंट आते हैं। जैसे अगर इकोसिस्टम है तो 2 कंपोनेंट होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, दोनों ही कंपोनेंट यहाँ पूरे इंटायर डिस्कशन में आने वाले हैं। एक जिसे हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, द वन इज द बायोटिक कंपोनेंट, गॉट इट, द वन इज द बायोटिक कंपोनेंट। और सेकेंड होता है बच्चा जिसे हम कहते हैं कॉल्ड एज अ एबायोटिक कंपोनेंट, है ना। दूसरा जिसे हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। तो कोई भी इकोसिस्टम 2 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट आप जानते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, है ना। जहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं दे आर द पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट। और जहाँ पर नॉन लिविंग्स आते हैं, जहाँ नॉन लिविंग बींग्स आते हैं, है ना, जहाँ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग बींग्स आते हैं, उसको हम कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में आप देखो तो यहाँ पर आपको प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, गॉट इट, यहाँ आपको प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे, यहाँ आपको कंज्यूमर्स मिल जाएंगे, है ना। हियर यू विल गेट एज अ कंज्यूमर्स मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको डिकम्पोजर्स मिल जाएंगे।
यहाँ डिकम्पोजर्स मिल जाएंगे। तो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स जो हैं ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन भाई एबायोटिक कंपोनेंट में जाओ तो आप जो गैसियस साइकिल वगैरह बात करते हो, मिनरल साइकिल या गैसियस साइकिल, जैसे कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, इसके अलावा और भी हैं। वैसे फिलहाल हम यूपीएससी के लिए 3 साइकिल यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले, जो आपको यहाँ बायो जियोकेमिकल साइकिल में मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ अगर जितने भी आप कंपोनेंट देख रहे हो सब में लाइफ होता है, चाहे प्रोड्यूसर्स हो जो आप ग्रीन प्लांट्स वगैरह कहते हैं, कंज्यूमर्स हो जो इनको खाते रहते हैं एक दूसरे को, और डिकम्पोजर्स इनके मरने के बाद जो उनको डिकम्पोज करके उनको ख़त्म कर देते हैं, बेसिक एलिमेंट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है, वो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रोड्यूसर जनरली आपको पता है क्या है, जो हरे पौधे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। फिलहाल हम लोग इस पर काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। जब प्रोडक्टिविटी वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत डिटेल में आएंगी। ठीक है, बहुत डिटेल में आएंगी, तो अभी यहाँ पर रुकते हैं। तो ये एक इकोसिस्टम का पूरा कंपोनेंट है। जब आप चैप्टर शुरू करेंगे तो आपको ये चीज़ें आपको शुरुआत में मिल रही होंगी। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में क्या है, आपके सामने स्क्रीन है और आप अच्छी तरह देख सकते हैं। हाँ सर, आपने अभी बोला था प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोज होते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, है ना। एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो आपको यहीं पर बनते हैं, इसलिए इस पर हम लोग बात करेंगे। प्रोड्यूसर्स में क्या आता है, जनरली हरे पौधे आते हैं, हरे पौधे जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बनाते हैं। आपको एल्गी वगैरह पे मिल जाएंगे। बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, जैसे क्लोरोबियम, है ना, इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो आपको कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने वाले भी मिल जाएंगे, जैसे क्लोरोबियम है, इस तरह की चीज़ें हैं। कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, और या एक कंज्यूमर जो दूसरे कंज्यूमर को खाते हैं, और या दूसरा जो तीसरे कंज्यूमर को खाता है। ये चीज़ मैं आपको भी फूड चेन में समझा दूंगा। ठीक है, अब कंज्यूमर्स में जनरली एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो किसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे मान लो आपके पेपर बार पूछा था इस तरह का क्वेश्चन कि माइक्रोब्स कहाँ ग्रो करते हैं, तो जैसे आपको बताऊं कि जैसे आपको ऐसा मिल जाएगा माइकोफाजिस, समझना जरा, माइकोफाजिस, ठीक है, बैक्टीरियोफाजिस, है ना। सो माइकोफाजिस, बैक्टीरियोफाजिस, ये इस तरह के, है ना, इस तरह के ऑर्गेनिज्म। जैसे कुछ वायरसेस जो होते हैं, आपको बताऊं मैं कुछ माइक्रोनिज्म्स की बात बता रहा हूं क्योंकि इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया। वायरसेस जो होता है वो फंगी से न्यूट्रिशन लेता है। अगर किसी फंगी की बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है तो वो क्या कहलाता है, माइकोफाजिस। ठीक है, अगर वो किसी बैक्टीरिया की बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है तो वो क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफाजिस। ठीक है ना, मैं बता रहा हूं, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी न्यूट्रिशन लेते हैं। फिलहाल इसको मैं भी किनारे करता हूं, उसको छोड़ो। लेकिन इस पे एक बार क्वेश्चन आया, एक बार अचानक याद आ गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, इधर देखो दोस्त, इधर देखो, है ना। कंज्यूमर्स में मैंने बोला कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो एज अ कंज्यूमर की तरह होते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म से फूड वगैरह ले रहे होते हैं, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। डिकम्पोजर्स आपको फंगी मिलेंगे और बैक्टीरिया मिलेंगे। जनरली आपको डिकम्पोजर्स मिलते हैं। ये क्वेश्चन वैसे भी यूपीएससी ने 2013 में पूछा हुआ। यूपीएससी ने कहा एमंग देम विच इज ऑब्लिक आर डिकम्पोजर्स, यानी एक या एक से ज्यादा ऑप्शन है जो डिकम्पोजर के बारे में सही है। यूपीएससी ने कहा, उन्होंने कहा भैया कौन से डिकम्पोजर्स हैं। पहला उन्होंने कहा बैक्टीरिया, पहला उन्होंने ऑप्शन दिया बैक्टीरिया। दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया दैट इज अ वायरस, और तीसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया दैट इज अ फंगी। और फिर कहा इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। 2013 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, तो एक बात मैं बताऊं, डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं। सुनो, जो बैक्टीरिया होता है, सी हियर, बैक्टीरिया जो होता है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी न्यूट्रिशन लेता है, और जो ऑर्गेनिज्म किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है उसे हम पैरासिटिक कहते हैं। और अगर किसी डेड ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है तो उसे हम सैप्रोफिटिक कहते हैं। तो बैक्टीरिया पैरासिटिक भी होता है, सैप्रोफिटिक भी होता है, और बैक्टीरिया सैप्रोफिटिक होता है इसलिए वो डेड ऑर्गेनिज्म को खा के खत्म कर देता है, डिकम्पोजर हो गया। वायरस जो होता है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए वायरसेस को पैरासाइट कहते हैं। वो भी कौन सा पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब पूरी तरह से पैरासाइट होता है, यहां सैप्रोफिटिक नेचर नहीं होता, इसका मतलब वायरस जो है वो डिकम्पोजर नहीं होता। फंगी जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी न्यूट्रिशन लेता है, पैरासाइट होता है, और डेड ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिज्म से भी लेता है, सैप्रोफाइट भी होता है। इसका मतलब है सैप्रोफाइट ये होता है, सैप्रोफाइट ये भी होता है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन जहां पे 1 और 3 लिखा होगा वो ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वायरसेस ओनली टेक द न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 2013 में पूछा गया। और पता है वायरस अपने आप में क्वेश्चन 2021 के पेपर में यूपीएससी ने अकेला वायरस पे क्वेश्चन बोला था कि वायरस किसी सिंथेटिक मीडिया में ग्रो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये किसको डिजीज कॉज कर सकते हैं। अब देखो वायरस किसको डिजीज कॉज कर सकते हैं, वायरस उस बैक्टीरिया से भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं और वायरस फंगी से भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं। वो वायरस जो किसी बैक्टीरिया को खाते हैं एज अ न्यूट्रिशन, उनको बैक्टीरिया खाने वाले बैक्टीरियोफाज कहते हैं, यानी बैक्टीरिया को मारते हैं। और वो वायरस जो किसी फंगी वगैरह से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको माइकोफाजेस कहते हैं। यानी वायरस बड़े अनोखे टाइप के हैं जो इस प्रकृति में पाए जाते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल जो आपके पेपर में आए ये मैंने यहां और यहां जोड़ दिया। दोस क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी आज इन योर एग्जामिनेशंस। और आगे चलो, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स में कुछ बातें हैं जो की गई हैं, हाँ, और क्यों ना की जाए। वैसे भी हम फूड चेन, फूड वेब की बात करने वाले हैं। और इकोसिस्टम में अभी आपने देखा कि 2 तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट और एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। और अगर हम बायोटिक कंपोनेंट नहीं जानेंगे मित्र तो हम कभी भी फूड चेन और फूड वेब को समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, हम कभी भी फूड चेन और फूड वेब को समझ ही नहीं सकते हैं, इसलिए हमको ये चीज जाननी होगी। अब देखो प्रोड्यूसर्स में मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत ज्यादा यहां कुछ बोलने की जरूरत है। आप मुझसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स के बारे में जानते हैं अगर आपने 9th-10th की साइंस की बुक पढ़ी है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स वही होते हैं, सबको पता है, जो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। दे प्रोड्यूस फूड, ठीक है ना, वो फूड बनाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको बताऊं, इनका जो सोर्स ऑफ फूड होता है वो सनलाइट होता है और वही सोर्स ऑफ फूड इनको एनर्जी देता है ना, यही सोर्स ऑफ फूड इनको एनर्जी देता है। और ये जो सोर्स ऑफ फूड जो बनाते हैं वो किसकी मदद से बनाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल से। यानी कहने का मतलब है जैसे पानी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट्स लेते हैं, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इन सब की मदद से कोई भी पौधा जो फूड बनाता है, जो रॉ मटेरियल लेता है वो इनऑर्गेनिक लेता है और जो बनाता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट बनाता है, प्रोटीन बनाता है, फैट बनाता है। इसीलिए जब हम किसी पौधे को खाते हैं तो उसका प्रोटीन खाते हैं, उसका कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसका फैट खाते हैं। ये भी आपको समझ में आता है। मैंने बोला ये चीजें आप पहले से जानते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और प्लांट इन्हीं सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह को जो फूड है इन्हीं को एक केमिकल एनर्जी के सोर्स में जाके स्टोर करता है। यही जाकर हम लोग डाइजेस्ट करके अपने शरीर में एनर्जी के फॉर्म में यूज करते हैं, इन्हीं को। और इन्हीं वजह से पौधा अपने शरीर के अंदर क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, वो भी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और हम इनको खा के करते हैं। हम वही हर्बीवोर्स कहलाते हैं। और हम हर्बीवोर्स कहलाते हैं क्योंकि हम प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए हम सब कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं। यहां देखो कंज्यूमर्स, कंज्यूमर क्या होते हैं, इन्हीं जो फूड की चीज होती है, इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फूड के फॉर्म में खाते हैं। ठीक है ना, तो प्रोड्यूसर ने जो प्रोड्यूस किया है, जो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसी को हम लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ये पूरे के पूरे कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स होते हैं वो कई लेवल पर होते हैं। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो कंज्यूम कर रहे हैं वो डिफरेंट लेवल पर पाए जाते हैं, डिफरेंट स्टेज पे पाए जाते हैं, डिफरेंट क्लास ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं जो आप यहां देख सकते हैं। डिफरेंट लेवल या डिफरेंट क्लास ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं जो आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप देख लो। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये मैं आपको अभी आगे दिखाई देता हूं। यहां देखो आपके सामने लिखा हुआ है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर क्वाटरनरी ही क्यों लिखा, उससे ज्यादा क्यों नहीं लिखा, पेंटेनरी क्यों नहीं लिखा? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी एक क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशंस का जो भी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। देखो प्रोड्यूसर्स क्या था, हरे पौधे थे, फोटोसिंथेसिस वाले थे, इस तरह के एल्गी थे या बैक्टीरिया थे जो फूड खुद बना रहे थे। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से जैसे CO2, वाटर, न्यूट्रिएंट, इन सबको यूज कर रहे थे और जाके वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एज ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिसमें कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन मटेरियल होते हैं, उसको आप क्या बोलोगे, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और आगे बढ़ो, इधर देखो, असल में जो कंज्यूमर्स होते हैं वो देखो, एक तो पहला प्राइमरी कंज्यूमर है। प्राइमरी कंज्यूमर आपको जनरली हर्बीवोर्स मिलेंगे, यानी शाकाहारी एनिमल मिलेंगे जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स वाले फूड को खाते हैं। जैसे आपको देखो गोट मिल जाएगा, डियर मिल जाएगा, कैटल मिल जाएगा, ये सीधा डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो इनको खाते हैं, मतलब जो गोट को खाते हैं, डियर को खाते हैं, कैटल को खाते हैं, दे आर द सेकेंडरी कंज्यूमर।
कंज्यूमर, जैसे आप यहां देख लो, लिजार्ड्स देख लो, कैट्स देख लो, फॉक्सेस देख लो, आउल्स देख लो, हॉक्स देख लो, दे आर डिपेंड, दे फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स। ये समझ में आ गया। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं वो टर्शरी हो गया। जैसे आप वहां पे वोल्फ्स ले लो, वोल्फ्स ले लो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं, और क्वार्टनरी कंज्यूमर जो कि टॉप मोस्ट कंज्यूमर बोले जाते हैं। ये टॉप मोस्ट कंज्यूमर बोले जाते हैं। इनमें आपको लॉयन, टाइगर इस तरह के एग्जांपल्स आ जाते हैं, बियर्स वगैरह इस तरह के एग्जांपल आ जाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, इस पूरे इकोसिस्टम में टॉप कंज्यूमर हमेशा लॉयन को बोला गया है। रट लो इसको। अगर 3-4 ऑप्शन देते, लॉयन है, टाइगर है, बियर, वैसे तो सबके सब आ जाएंगे, लेकिन अगर प्रेफरेंस को टिक मारना हो, विच इज द टॉप मोस्ट कंज्यूमर इन आवर इकोसिस्टम, तो लॉयन के बाद आप कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, लॉयन के बाद आप कुछ नहीं लिखोगे, ये कंसेप्ट याद रखना। एक बात और, प्राइमरी कंज्यूमर्स आपको हमेशा हर्बीवोर्स मिलेंगे, शाकाहारी वाले। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कॉर्निवोर्स मिलेंगे, जो नॉनवेज या फ्लैश ईटर्स होते हैं, लेकिन ये स्मॉल साइज के होते हैं। टर्सरी कंज्यूमर जो होते हैं वो बड़े साइज वाले होते हैं, दे आर द लार्ज कार्निवोर्स। ओके, लार्ज कार्निवोर्स। और जो क्वार्टनरी होते हैं, ये लार्ज नहीं, ये लार्जेस्ट कार्निवोर्स, ये हो जाते हैं सब में सबसे बड़ा, या इसको आप ऑमनीवोर्स भी कह सकते हैं, है ना, इसको आप ऑमनीवोर्स भी कह सकते हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज द लार्जेस्ट कार्निवोर्स। यानी कार्निवोर्स में 3 अलग अलग साइज हो गई, सबसे छोटा वाला, बीच वाला और सबसे बड़ा वाला, दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन गाइस, है ना, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आसानी से। डिकम्पोजर्स पे हम बात कर चुके हैं। डिकम्पोजर्स में जनरली जो आते हैं वो क्या आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और वो हमने बात कर लिया था बैक्टीरिया और फंगी। ठीक है, और ये करते क्या है, जो भी एनिमल, प्लांट्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब के मरने के बाद, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके मरने के बाद फिर से क्या करते हैं, वो उनके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं उनको फिर से वो मिट्टी में छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर से वो मिट्टी में छोड़ देते हैं, और वही जो मिट्टी में छोड़ते हैं वो चीजें क्या हो जाती हैं, वो चीजें इनऑर्गेनिक के फॉर्म में फिर वही मिट्टी में पड़ी रहती हैं, और फिर वही इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो मिट्टी में पड़ी होती हैं, वही पौधा फिर मिट्टी से लेता है, CO2 से लेता है, और फिर सन के लाइट के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। ये एक लाइफ साइकिल है जो प्लांट की लगातार जो नेचर में चल रही है, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अब देखो, बहुत से तरह की इकोसिस्टम है जो हमारे अगल बगल चलते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम मिल जाएगा, ग्रास लैंड मिल जाएगा, डेजर्ट मिल जाएगा, एक्वाटिक में आपको पांड्स मिल जाएगा, रिवर मिल जाएगा, स्टीम मिल जाएगा, स्टीम के बाद ओशन मिल जाएगा, लेक मिल जाएगा, एस्चुरीज मिल जाएंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम जो नेचर में आपको दिख जाएंगे हमारे अगल बगल। ठीक है, जो नेचर में दिख जाएंगे हमारे अगल बगल, जो आप यहां पर आसानी से देख रहे हैं। अब हम पहुंच गए एक्चुअल में एनर्जी फ्लो पर, और एनर्जी फ्लो पर मुझे कुछ बातें करनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरा समझना। एनर्जी फ्लो पे जाने के पहले एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, और जरा इसको समझो क्योंकि जरूरी है, इसके बिना आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। जैसे मैंने कहा, मान लो एनर्जी फ्लो को जरा समझना, मैंने कहा अच्छा एक बात समझो, ओके, जैसे मैंने कहा मान लो कोई ग्रास है, गॉट इट, ये मान लो कोई ग्रास है। ठीक है, ग्रास का मतलब ग्रीन प्लांट्स हो गया, ग्रास का मतलब ग्रीन प्लांट्स हो गया, ग्रीन प्लांट्स का मतलब प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है, ये ग्रास का मतलब मैंने आपको समझाने के लिए कहा, बच्चा ये जो है एक ग्रीन प्लांट्स है, समझो, इट्स इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ग्रीन प्लांट्स का मतलब, ठीक है भाई, ये एक प्रोड्यूसर है, व्हाट इज इट, दिस इज प्रोड्यूसर, ये एक मिल गया क्या, दिस इज द प्रोड्यूसर। ग्रास को कौन खाता है, ग्रास को खाने वाला जो है वो है इंसेक्ट। इंसेक्ट समझना, इंसेक्ट को किसने खाया भाई, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने। इंसेक्ट को किसने खाया, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया, फ्रॉग को खाया स्नेक ने। किसने खाया, स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया, स्नेक को खाया पिकॉक ने। पिकॉक ने। पिकॉक को किसने खाया, पिकॉक को खाया फॉक्स ने। फॉक्स को किसने खाया, फॉक्स को खाया लायन ने। फॉक्स को किसने खाया, लायन ने। ठीक है, अब देखो, फॉक्स को खाया लायन ने, और आपको पता है लायन इज द टॉप मोस्ट कंज्यूमर्स। लायन अगर लिख दिया तो लायन के बाद मैं कुछ लिखूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने फूड चेन तो समझा है, और मुझे पता आप लोग फूड चेन जानते हैं। आप फट से बोलेंगे सर ये आपने एक फूड चेन ही बना रखे हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी अगर एक चीज बोलूं तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये फूड चेन गलत है। क्यों गलत है, जरा ध्यान दो। यहां पर मैंने क्या बोला कि देखो, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सिर्फ एक ही होता है। कंज्यूमर जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर इंसेक्ट है, सेकेंडरी कंज्यूमर फ्रॉग है, टर्शियरी कंज्यूमर जो है वो स्नेक है, क्वार्टनरी कंज्यूमर जो है वो पिकॉक है, और क्वार्टनरी कंज्यूमर के बाद कंज्यूमर नहीं होते हैं, क्योंकि मैं आपको इकोलॉजी पढ़ा रहा हूं। आप अपने मन से मत बोलो कि सर सही बात है, वैसे तो पिकॉक या मोर को फॉक्स या लोमड़ी तो खाती है, नहीं खाएगी, हम बता रहे हैं, आप इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हवा हवा बात मत करो, ठीक है।
वही बात कर रहे हैं कि आपको इकोलॉजी का नॉलेज नहीं है। अभी हम लोगों ने कंज्यूमर कितना पढ़ा, हमने पढ़ा कंज्यूमर सिर्फ 4 ही लेवल पे हो सकते हैं। क्वाटरनरी, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो क्वाटरनरी कंज्यूमर के बाद तो कंज्यूमर आएंगे ही नहीं ना। क्यों नहीं आएंगे, उसी चीज को हम जानने के लिए पढ़ने जा रहे हैं। क्या? एनर्जी इन इकोसिस्टम। ये देखो, उसी चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं ना, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम में क्या कहता है? देखो एक बात बताऊं, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे नेचर में होती है वो क्या होती है, सबको पता है। दिस इज व्हाट? दिस इज द सोलर रेडिएशंस। ठीक है, दिस इज द सोलर रेडिएशन। और वही जो एनर्जी फ्लो हमारी इकोसिस्टम में चल रही है, वो आपको बता दूं, वो यूनी डायरेक्शनल होता है। वो किस डायरेक्शन में होता है? यूनी डायरेक्शनल में होता है, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, फिर से वो लौट के पीछे की तरफ नहीं आता है। समझना, भी यूनी डायरेक्शनल में चल रहा है। और दूसरी चीज, जो एनर्जी फ्लो होती है वो नॉन साइक्लिक होती है, वो किसी और फॉर्म में जाके बदल जाती है, लेकिन फिर से अपने फॉर्म में लौटकर उस फॉर्म में नहीं आती है। ये चीज हो गई। और दूसरी चीज मैं बता दूं, इस पूरे की पूरी चीजों को समझने के लिए, यूनी डायरेक्शनल और नॉन साइक्लिक को समझने के लिए आपको एनर्जी फ्लो का पैटर्न समझना पड़ेगा। और इसी एनर्जी फ्लो के पैटर्न को समझाने के लिए हम लोग चल रहे हैं किस पर? एक तो यहां पर फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर, और दूसरा लिंडनमैन 10% एनर्जी लॉ पर। ये दो ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिस पे यूपीएससी के स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनेंगे। और मेरा क्वेश्चन आपसे सिर्फ ये है, हम फिर आपको पीछे की तरफ लेकर आते हैं कि अभी जब हम लोग पीछे बात कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या बोला था? हम लोगों ने यही देखा था कि जो कोई फूड चेन है, अच्छा इनको क्या बोलेंगे? ये एक एनर्जी का एक स्तर है, ये एनर्जी का दूसरा स्तर है, एनर्जी का तीसरा स्तर है, एनर्जी का चौथा स्तर है, और एनर्जी का पहला स्तर जो है वो ये है, जो कि सीधा सन की लाइट से पौधों के अंदर जाके एब्जॉर्ब हुआ है। ओके, पौधे पहले लेवल पे एब्जॉर्ब। अच्छा एक बात बताऊं, एनर्जी लेवल को ही हम लोग ट्रॉफिक बोलते हैं। अभी भी जब हम एनर्जी लेवल जैसे टर्म को यूज करें तो उसको बोलना ट्रॉफिक लेवल। तो अगर कोई भी कहीं भी यूपीएससी ये दे दे ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक, तो समझ जाना एनर्जी स्तर की बात कर रहा है, ऊर्जा की बात कर रहा है। ट्रॉफिक लेवल हमेशा ये संबोधित करता है कि वहां का एनर्जी क्या है। याद रखेगा, ट्रॉफिक हमेशा वहां की एनर्जी के बारे में ही बताता है। गॉट इट? ट्रॉफिक हमेशा वहां की एनर्जी के बारे में ही बताता है, ट्रॉफिक लेवल के बारे में ही बताता है। आप सुनो, ठीक है? इसका मतलब हम कह सकते हैं ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, है ना, जो पहली ऊर्जा का स्तर है, जो सीधा सन की लाइट से आया है। ये हो गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, और ये हो गया लास्ट 5 ट्रॉफिक लेवल। अब मैं ये बोलूंगा, इसका मतलब जो फूड चेन होता है वो 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल तक ही चलता है। यही मुझे बताना, 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल तक चलता है, जिसमें एक प्रोड्यूसर और 3 या 4 आपको कंज्यूमर मिलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, आप एकदम समझना, एनर्जी लेवल या ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4 5 और कंज्यूमर 1 2 3 4। ठीक है, इसके आगे कुछ भी नहीं होता, ये गलत है कंसेप्चुअली। क्यों? क्योंकि वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी फूड चेन जो होता है वो 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल, तो चौथा या 5वां ट्रॉफिक लेवल, देखो पहला ट्रॉफिक लेवल ये, दूसरा ऊर्जा का लेवल ये, तीसरा ऊर्जा का लेवल ये, चौथा ऊर्जा का लेवल ये, और 5वां ये। वही मैं कह रहा हूं, चौथा या 5वां ट्रॉफिक लेवल के बाद कोई भी फूड चेन नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी होती है वो 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल तक आते आते खत्म हो जाती है किसी फूड चेन में। इसीलिए कोई भी फूड चेन 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल के आगे नहीं चलता है। और यहां पर देखो, पीकॉक के बाद यहां पर 5 खत्म हो गया, यानी यहां पर ऊर्जा खत्म हो गई। इस चीज को समझाने के लिए कोई भी फूड चेन 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल से आगे क्यों नहीं चलता, इसको समझाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए, इकोलॉजी में यूज किया गया, जिसको हम कहते हैं, बच्चा यहां सामने लिखा है क्या? थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, है ना। देखो लिखा है, द एनर्जी पैटर्न एंड फ्लो आर गवर्न विद द फॉलोइंग फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अगला जो मैं आपको बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं लिंडनमैन 10% एनर्जी लॉ, जो आपको इसके आगे दिखेगा। यहां देखो, लिंडनमैन 10%, लिंडामैन कहते हैं, लिंडनमैन नहीं, लिंडामैन 10% एनर्जी लॉ, जो आपके सामने। पहले हम बात करते हैं इस पर, इधर आओ, इधर आओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपको थोड़ी बहुत फिजिक्स याद हो कि 9th-10th में, तो हम लोग पढ़ते थे कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। याद आ रहा है? वही लाइन मैंने यहां भी लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है। ओके, देखो लिखा है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड nor destroyed, but it can be transformed from one type to the another type.
ठीक है, एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हां उसके एक रूप को हम दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके हम रूप को दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हमने मशीन चला दिया, तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने क्या कर दिया, एक मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर ली। इस तरह की बातें हम कह सकते हैं यहां इस केस में। ठीक है ना, तो इकोसिस्टम जो है एनर्जी फ्लो वगैरह को समझने के लिए वही हम कह रहे हैं कि यहां पर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इसके बारे में बताता है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिलहाल आपको बताऊं, अगर कभी आपके पेपर ये पूछे किस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी फूड चेन 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल से आगे नहीं चलता, तो वहां 2 आंसर मारेंगे। पहला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मारेंगे और दूसरा 10% लिंडामैन एनर्जी लॉ, लिंडामैन 10% एनर्जी लॉ मारेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जरूरत नहीं है। फर्स्ट मैंने ऐसे ही दे दिया, लेकिन फर्स्ट की यहां जरूरत है नहीं, आपको एक्चुअल में जरूरत है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने की और 10% लिंडामैन वाला एनर्जी लॉ को समझने की, क्योंकि सही आंसर ये 2 ही होगा जो आप मारेंगे। देखिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो आपको पता चल गया, कोई ट्रॉफिक लेवल या कोई सी फूड चेन में 4 या 5 के आगे क्यों नहीं चलता, तो मारेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और 10% लिंडामैन एनर्जी लॉ के हिसाब से। लेकिन इस पर थोड़ी हम लोग टिप्पणी करेंगे, इसको जरा हम समझेंगे कैसे। देखो, यहां सीधा कह रहा है, ठीक है, कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। ये आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, एक ऊर्जा के फॉर्म को हम किसी दूसरे ऊर्जा के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। हां सर, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी में गया, सेकेंडरी से टर्शरी में गया, वो तो हमें दिख रहा है, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर हुई। लेकिन जो एनर्जी ट्रांसफर है इसमें कुछ डिसिपेटेड हुई हुआ, डिसिपेटेड एनर्जी या लॉस भी हुआ, जो किसी और फॉर्म में है उनके अंदर नहीं गई है। ओवरऑल एनर्जी वही, एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन यहां से वहां जो एनर्जी जा रही है उनके बीच में कुछ लॉस हो रहा है, जो किसी और फॉर्म में किसी और जगह जा रहा है, यहां से यहां के बीच नहीं जा रहा है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लॉस होते होते, थोड़ा थोड़ा लॉस होते होते अंत में जाकर एनर्जी काफी हद तक कम बच जाती है। वही यहां पर बचाने की कोशिश की गई है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैंने इकोलॉजी से जोड़ दिया। क्या मैंने लिखा है, जरा उसके टेक्निकल वर्ड्स को पहले ठीक से समझो, जो मैंने थियरी में लिखा है आपकी किताब में। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम देयर इज अ डिसिपेशन, डिसिपेशन का मतलब लॉस, ध्यान रखना, ऑफ एनर्जी फ्रॉम ईच ट्रांसफर पॉइंट, ईच ट्रांसफर पॉइंट मतलब ईच ट्रॉफिक लेवल, एंड दस द डिसिपेटेड और लॉस्ट एनर्जी इज नॉट अगेन अवेलेबल टू द इकोसिस्टम। मेरा कहने का मतलब है, अगर एक मोड ऑफ एनर्जी से, जैसे मैंने कहा, मान लो जो मैंने आपको समझाया, इधर देखो, मैंने कहा आपको, ये देखो, इस वाले से एनर्जी में जो इसमें एनर्जी जा रही है, इसमें कुछ लॉस होता है, इस वाले से इसमें कुछ लॉस होता है, इस वाले से इसमें कुछ लॉस होता है, इस वाले से इसमें कुछ लॉस होता है, और यहां तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी करीब करीब नेग्लिजिबल हो जाती है। अब आप बोलोगे सर एनर्जी का तो लॉस होता नहीं। अरे बच्चा, इससे इसके बीच में लॉस होता है, लेकिन जो चीज कहीं लॉस हो रही होती है वो कहीं तीसरी चीज के अंदर जाती है, जो इनके बीच के काम की नहीं है। उसी तरह इससे इसके बीच में एनर्जी का लॉस नहीं होता है, कोई एनर्जी किसी तीसरे चीज में जाती है जिसका यहां पे कोई लेना देना नहीं है, तो इसके बीच में लॉस हो जाता है। लेकिन ग्रैंड टोटल एनर्जी ये और ये तो वही है। बात समझिएगा। अब आप पूछेंगे सर ये एनर्जी का लॉस कहां हो रहा है, वो हम तुमको आगे बताएंगे। इट इज कॉल्ड एज अ रेस्पिरेशन। आप मुझे बताओ, हम खाना तो खाए हैं, ठीक है, हम खाना तो खाए हैं, क्या खारा का सारा खाना हजम करके यूज कर गए हैं? नहीं, कुछ ऐसा खाना है जो मेरे शरीर में बच गया है, जिससे हमारी बॉडी का वेट बढ़ा है। उसमें से बहुत सारा खाना ऐसा था जो मैं रिस्पिरेशन करके उसको तोड़कर अपने शरीर में ऊर्जा ले लिया। यानी हमारी बॉडी में जितना हम खाना खाए थे, सारा हमारी बॉडी का ग्रोथ नहीं किया, कुछ हमारी बॉडी को चलाने के लिए उसमें खर्च हो गया। समझ में आ रही बात कि नहीं? कुछ उस शरीर को चलाने के लिए उसमें खर्च हो गया। इसी को कहते हैं डिसिपेशन या लॉस, जिसको हम रेस्पिरेशन कह रहे हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना जो मैं चीजों को समझा रहा हूं। गॉट इट? और आगे बढ़ो, इधर देखो, मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ रही है। थोड़ा और आगे बढ़ो, इधर आ जाओ। तो ये आपको मैंने बोला सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आई थिंक यू पीपल वेरी क्लियर। ठीक है, तो जो डिसिपेशन या लॉस है, लेकिन आप फिर से अगर अब पीछे जाना चाहेंगे कि वो एनर्जी फिर पूरी मिल जाए जो लॉस हो चुकी है, वो दोबारा नहीं मिलती है बच्चा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। वही चीज लिखा गया, फिर से मैं बोलता हूं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम देयर इज अ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ईच ट्रांसफर पॉइंट, यानी ट्रॉफिक लेवल, एंड दस द डिसिपेटेड और द लास्ट ऑफ दिस नॉट अगेन अवेलेबल इन दिस इकोसिस्टम। तो दैट यू पीपल रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और चलो, और धीरे धीरे समझो, अभी और समझ में आ जाएगा। अब देखो, यहां पर उसी चीज को दोबारा समझाने की कोशिश की गई, जिसपे हम लोग बिल्कुल टाइम नहीं लॉस डिस्कस करेंगे। बस एक ही बोलूंगा, जो लॉस होता है वो किसकी वजह से लॉस होता है? वो जो लॉस होता है वो रेस्पिरेशन की वजह से लॉस होता है।
फिर मैं कह रहा हूं थोड़ा सा रुक जाओ, जब मैं अगला लेक्चर लूंगा यह कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा था कि एक से दूसरी एनर्जी ट्रांसफर में पूरा एनर्जी तो वही रहती है, लेकिन एक से दूसरे में जो कुछ लॉस जो होता है, वो लॉस किस फॉर्म में जाता है, वो आपको रेस्पिरेशन के फॉर्म में जाता है। वो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी समझा रहा हूंगा। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन, जिसके थ्रू लॉस हो रहा है। थोड़ा सा भी के लिए पेशेंस कर लो, मुझे पता है यहां पर हो सकता है कुछ 2-4 बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो। अब हम चलते हैं लिंडामैन 10% एनर्जी लॉ के बारे में, ठीक है। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं लिंडामैन 10% एनर्जी लॉ के बारे में। क्या है भाई लिंडामैन 10% एनर्जी लॉ? लिंडामैन ने अपना एक पेपर पब्लिश किया, ठीक है ना, एक पेपर पब्लिश किया है ना। जो साइंटिस्ट वाइंटिस्ट होते हैं रिसर्च करने के बाद अपने पेपर पब्लिश करते हैं, इन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर में जो इन्होंने पब्लिश किया, उन्होंने पूरा एक आउटलाइन दिया। उन्होंने कहा भाई ऐसा है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो 10% होता है। 90% कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में वो यूज हो जाता है। ट्रांसफर एक से दूसरे में सिर्फ 10% के आसपास पहुंचता है। इस तरीके का इसको जरा डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई। इसका मतलब यहां का 10% यहां का 10% यहां का 10% यहां। जैसे यहां देखो, मान लो इस पिक्चर में मैंने समझाने की कोशिश की, मान लो 1000 जूल एनर्जी है ना जो लाइट की है, ठीक है ना, जो इस पौधे के अंदर आई है, इसका लगभग है ना 1000, इसका 990 जूल जो है एनर्जी वो लॉस्ट हो गया है इन्वायरमेंट में, ठीक है। सिर्फ ट्रांसफर कितना हुआ 10 जूल। उनका जो पेपर है जो उन्होंने बताया, देखो यानी कहने का मतलब है, मान लो अगर कोई पौधा जो सन की एनर्जी का 10 जूल अपने अंदर यूज कर लेता है, फूड के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, ठीक है। तो अब इस पौधे को अगर कोई डियर खा रहा है, कोई हिरन खा रहा है, तो उसका देखो 10% ही ट्रांसफर हो रहा है, यानी 1 जूल ट्रांसफर हो रहा है। बाकी देखो यहां पे कुछ लॉस वगैरह हो रहा है, ठीक है। इस डियर को अगर शेर खा रहा है तो यहां पे भी 10 जूल का 10% ही जा रहा है, तो 10 जूल का बच्चा 10% एक ही जूल हुआ ना। यहां देखो 10 जूल को यहां पर ट्रांसफर हुआ तो यहां पे कुछ लॉस हो गया, यहां पे कुछ लॉस हो गया और कुछ यहां पे ट्रांसफर हो गया। अब 1 जूल को, अब यहां पे 10 जूल का 1 जूल पहुंचा, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी 10% ही ट्रांसफर हुआ, यहां पे 10% ही ट्रांसफर हुआ, तो यहां पे 10 जूल अगर पौधे के अंदर इकट्ठा हुआ, 990 लॉस हो गया 1000 में से, तो 10 जूल हुआ। यहां पर इसका क्या हुआ, यहां पर इसका 9 जूल लॉस हो गया, 1 ही जूल पहुंचा, 10% यहां ट्रांसफर हुआ, 10% यहां ट्रांसफर हुआ, और ऐसा 3-4 ट्रॉफिक लेवल तक होते होते एनर्जी ना के बराबर बचती है, नेग्लेजेबल हो जाती है। इसीलिए ट्रॉफिक चेन वगैरह जो भी फूड चेन हो रहा है वो 4-5 के बाद एनर्जी खत्म हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। लिंडनमैन ने अपने पेपर में पब्लिश भी किया है। इसलिए कभी भी कोई भी फूड चेन या कोई भी ट्रैफिक लेवल इससे आगे नहीं जाएगा। और वैसे भी अगर मैंने लाइन लिख दिया तो मैं इसके आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं, क्योंकि नियम है, हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि पिकॉक को फॉक्स खा लेगा, फॉक्स को शेर खा लेगा, ऐसे नहीं चलेगा कि आप कभी भी कुछ भी कहीं भी लगा लीजिए। आप इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके नियम और कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये मैंने आपको समझा लिया है, देख लो भाई, ये मैंने आपको अच्छे से समझा लिया है। ये सारी चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव यहां पर आपको दिख रहा है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन। अच्छा, ट्रॉफिक लेवल पे हम लोग बार बार बात कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा एक बार ना ट्रॉफिक लेवल को ढंग से समझ लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल को समझाने के लिए मैंने आपको सबसे सिंपल तरीका बताया है। किसी भी इकोलॉजी में ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है भाई एनर्जी लेवल, रट लो। ट्रॉफिक लेवल का मतलब एनर्जी लेवल, कहानी खत्म। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है एनर्जी लेवल। अब जरा समझो, हम यहां पर, अच्छा एनर्जी क्या होता है, किसी फूड को हम एनर्जी कहते हैं, यानी फीडिंग की बात कर लो। ट्रॉफिक लेवल या एनर्जी लेवल या उसकी फीडिंग की बात कर लो, जो आपके सामने है। अच्छा, ट्रांसफर एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड एनर्जी, जो भी ट्रॉफिक लेवल है उसके अंदर कोई भी ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी, एसिमिलेशन हो रहा है फूड, इसको हम आपको समझाते हैं। देखो कुल कितने ट्रॉफिक लेवल होते हैं, देखिएगा, पहला ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। क्या क्या है ट्रॉफिक लेवल में? ट्रॉफिक लेवल में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हमेशा हम लोग हरे पौधों को कहते हैं, ठीक है। सेकंड ट्रॉफिक लेवल में हम लोग हर्बीवोर्स को कहते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल हम कार्निवोर्स को कहते हैं, और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हम ऑमनीवोर्स को कहते हैं। मेरे ख्याल से अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया है तो आप भरपूर तरीके से समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। और अगर हम उधर चले जाएं प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स में, तो जो ग्रीन प्लांट्स थे वो क्या थे बच्चा, वो प्रोड्यूसर्स थे। और अगर जो हर्बीवोर्स थे वो क्या थे, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स थे। जो कार्निवोर्स थे वो क्या थे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे। जो ऑमनीवोर्स आ रहे थे वो टर्शरी कंज्यूमर थे। हां सर, आपने यही चीज पीछे भी बताई है।
है ना। इधर हमने ट्रॉफिक लेवल की बात कर ली, एनर्जी लेवल, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, ये प्रोड्यूसर हुआ, ये उसको खाने वाला कंज्यूमर हुआ, इससे सीधा जुड़ा है तो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ, इससे जुड़ा हुआ ये सेकेंडरी हुआ, इससे जुड़ा हुआ ये टर्शरी हुआ। ये चीज आप अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी तरह का कोई टाइम पास करने की जरूरत है। ये चीज बार बार आ रही है, क्यों? क्योंकि ये टर्म्स आपको एक बार मैंने देखा किसी स्टेट पीसीएस में शायद पूछा, इकोलॉजी में सेकेंड ट्रॉफिक लेवल किसको कहते हैं? ये था, ये था, ये था, ये था, आंसर ये मानना था। देख लो भाई, मेरी एक आदत है कि जब भी मैं पढ़ाता हूं क्वेश्चन पेपर बीच में जरूर बोल देता हूं, जिससे आपकी आंख खुल जाए कि अच्छा इतना आसान सा क्वेश्चन। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने इकोलॉजी नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कंफ्यूज हो गया, वो पूछा क्या था। देख लो ये क्या है, छोटी छोटी चीज है। और आगे बढ़ो, अब हम बात करते हैं फूड चेन पे, है ना। अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फूड चेन के बारे में, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फूड चेन के बारे में। फिलहाल ये लंबा टॉपिक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है ना। पढ़ने आए हैं तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा लेंदी वीडियो ना जाए, ठीक है, ज़्यादा लेंदी वीडियो ना जाए। अब देखो, हम अगर फूड चेन की बात करते हैं तो फूड चेन में क्या होता है? फूड चेन में असल में हम लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ चलते हैं। हाँ सर, एकदम समझ में आ गया। यानी पहले ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल, दूसरे से तीसरे ट्रॉफिक लेवल, इसका एक सीक्वेंस होता है। तो फूड चेन में क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है। किसका? किसका? ट्रॉफिक लेवल का। ट्रॉफिक लेवल का एक क्रम होता है जो फूड चेन में दिखता है। और किसी फूड चेन में आपको दिखता क्या है एक्चुअल में? फ्लो ऑफ एनर्जी। अभी आपको समझ में आ गया कि 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल के बाद एनर्जी जो होती है वो खत्म हो जाती है फूड चेन में। इसीलिए फूड चेन कभी भी 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल के बाद सरवाइव नहीं करता है। ये चीज हमको समझ में आ गया। लेकिन अगर वही फूड वेब होता जिसमें बहुत सारे फूड चेन मिलकर एक फूड वेब बनाते हैं, वो स्टेबल होता है। इसीलिए किसी भी इकोसिस्टम में फूड वेब को स्टेबल माना जाता है, फूड चेन को नहीं। वो चीज अभी आपको और क्लियर हो जाएगी जब मैं फूड चेन को पढ़ाने के बाद फूड वेब पे जाऊंगा। अभी मैं फूड चेन के ट्रॉफिक लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी थोड़ा आपको फूड चेन के टाइप्स बता रहा हूं। देखो, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फूड चेन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला फूड चेन जिसको हम कहते हैं ग्रजिंग फूड चेन, दूसरा जिसे हम कहते हैं डेट्रिटस फूड चेन, और बच्चा एक और होता है जो यहां नहीं लिखा है जिसको हम कहते हैं पैरासिटिक फूड चेन। तीसरा जिसको हम कहते हैं पैरासिटिक फूड चेन। तो जनरली जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो 3 तरह की हैं। पहला हो गया ग्रजिंग फूड चेन, दूसरा हो गया डेट्रिटस फूड चेन, और तीसरा हो गया बच्चा दैट इज कॉल्ड एज अ पैरासिटिक फूड चेन। तो फूड चेन हमें कितनी तरह के मिलते हैं? 3 तरह के। अब सुनो, ग्राजिंग फूड चेन वो होते हैं, ऐसे पकड़ लेना, ग्राजिंग मतलब ग्रास, और ग्रास का मतलब हरा पौधा, यानी ऐसा फूड चेन जो ग्रीन प्लांट से चले, ठीक है, बस पकड़ लो। ऐसा फूड चेन जो ग्रीन प्लांट से चले वो ग्राजिंग फूड चेन है। एक काम करो, जो अभी पीछे हमने दिखाया था ना ग्रास, ग्रास को खाया किसने? इंसेक्ट्स। इंसेक्ट को खाया किसने? फ्रॉग। फ्रॉग को खाया किसने? पिकॉक, है ना, पिकॉक। छोड़ो उसको, ये बताओ शुरुआत में क्या दिख रहा है? सर हरे पौधे से फूड चेन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से पकड़ोगे ये ग्राजिंग फूड चेन है। ऐसा फूड चेन जो किसी हरे पौधे से या ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है वो ग्रजिंग कहलाता है। अच्छा, डेट्रिटस फूड चेन क्या होता है? किसी ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद उसकी बॉडी से जो चलता है, जैसे मैंने कहा एक कुत्ता जो है वो मर गया, और कुत्ता के मरने के बाद उसको वल्चर ने खाया, है ना, वल्चर ने खाया। वल्चर नीचे आया, उसको फॉक्स झपट्टा मार गया, और फॉक्स को खाने के लिए लॉयन हो गया। इसका मतलब ये जो फूड चेन है इसकी शुरुआत कहां हो रही है? इसकी शुरुआत हो रही है बच्चा मरे हुए कुत्ते से, वल्चर से शुरुआत होने वाला फूड चेन। तो किसी ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद जो फूड चेन चलता है वो डेट्रिटस फूड चेन कहलाता है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के मरने के बाद जो फूड चेन चलता है वो डेट्रिटस फूड चेन कहलाता है। ठीक है, अब सर पैरासिटिक फूड चेन क्या होता है? पैरासिटिक फूड चेन ऐसा होता है जो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन से शुरू होता है, जो होस्ट और पैरासाइट इंटरेक्शन से शुरू होता है। होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन से शुरू होता है। आप कहोगे सर होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन का मतलब? चलो हम एक काम कहते हैं, मान लो एक काऊ है या बफेलो है,
ठीक है, काऊ और बेफेलो की बॉडी से एक लीच है जो उसका ब्लड चूस रहा है। तो आप मुझे बताओ काऊ और लीच के बीच में कैसा है? सर समझ में आ गया, ये होस्ट है और ये पैरासाइट है। अब लीच जो है वो काऊ की बॉडी में जो उसका ब्लड चूस रहा है, वहीं बगल में बर्ड है। वो बर्ड अपनी चोंच से क्या कर रहा है? गाय की बॉडी पर जो लीच विच है उसको ले रहा है, उसको खा रहा है। और है ना, इसकी वजह से गाय की बॉडी में वो जो चोंच चुभाता है तो उसको दर्द भी होता है, यहां तक ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो जो लोग गाय वाय का पालन करते हैं उसे मिट्टी का तेल मैंने अपने गांव में अपने दादाजी को लगाते देखा है, कुछ इस तरह के केमिकल्स लगाते देखा है, ठीक है, उनको दर्द होता है। अब इस बर्ड्स को खाने वाला कौन हो गया? स्नेक हो गया। अब एक बात बताओ, ऐसा फूड चेन जो होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन से शुरू हो रहा है उसको क्या बोलोगे? पैरासिटिक फूड चेन। रटो नहीं दोस्त, जो चीज मैं तुमको पढ़ा रहा हूं इट्स वेरी इजी और यहां पे किसी भी तरह का कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ग्रेजिंग फूड चेन आपको समझ में आ गया। आपको सिर्फ यहां पे क्या ध्यान देना है? शुरुआत में चीज कहां से चल रही है। हरे पौधे से शुरू होने वाला ग्रेजिंग फूड चेन, मरने के बाद कोई फूड चेन शुरू हो रहा है डेट्रेटस फूड चेन, किसी होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन से चलने वाला ये होस्ट या पैरासाइट, फिर आगे बढ़ा दो। याद रखना 4 या 5 ट्रॉफिक लेवल के आगे मत जाना, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि फिर वो लॉजिकली आप इकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, आप फिर वो अपने मन से ही कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, आप लॉजिकली गलत हैं। अब देखो ग्राजिंग फूड चेन, डेट्रेटस फूड चेन आपके सामने है, जो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं यहां पे हो क्या रहा है, ठीक है। ये देखिए ग्रास हॉपर, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स, गोट, आगे बढ़ा दो, ठीक है। डेट्रेटस फूड चेन, डेड प्लांट्स, सॉइल माइट्स, इंसेक्ट लिजर्ड्स, सब समझ में आ रहा है? आपको कुछ नहीं बोलना मुझे, है ना, क्योंकि आप बेहतरीन तरीके से इन चीजों को समझ। फूड वेब, अब देखो फूड वेब जो होता है बच्चों, मैं एक बात बताऊं, बहुत सारे फूड चेन आपस में मिलकर फूड वेब बनाते हैं और फूड वेब ही किसी इकोसिस्टम में स्टेबल होता है, ना कि फूड चेन, क्योंकि यहां पर एनर्जी का लॉस नहीं होने पाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, सुनो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मान लो एक फूड वेब है, ये इस पर आते एक फूड वेब है, जैसे मैंने कहा, ठीक है, इसी को आ जाते हैं ना जो पीछे मैंने बनाया था, ये देखो ना, इसी पे आ जाते, किसी और की बात क्यों करें, इसी पे आ जाओ। इधर देखो दोस्त, है ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, गया, चलो तुम भी चलो भाई, चलो, है ना, कौन जाके बार बार ये सारी चीजें लिखे, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई, ठीक है, ये हो गया। अब हम कहें मान लो ऐसी एक और फूड चेन है, ऐसी एक और फूड चेन है, और वहां से वो इससे जुड़ा हुआ है ए, इसको खा रहा है बी, और इसको आ रहा है सी, इसको आ रहा है डी, डी इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है ई, ई जुड़ा है ए से, मतलब ए वाला जो इसको खा रहा है ए से ई खा रहा है, ई फ्रॉक को खा रहा है, इनसे जुड़ा है इससे, इससे जुड़ा है कोई जी, जी से जुड़ा है कोई एच, एच से जुड़ा है कोई पिकॉक, पिकॉक से जुड़ा है बी, बी से जुड़ा है फॉक्स, ऐसे करते करते, और लाइन के आगे हम कुछ लिखेंगे नहीं, इस तरह करते करते आपको क्या दिख रहा है, एक पूरा का पूरा। अच्छा, ये सी बी डी जी ई क्या है? ये एक अलग अलग तरह के क्या है बच्चा? अलग अलग तरह के ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब बताओ, कहीं पे भी एनर्जी लेवल कम होने ही नहीं पा रहा है। यहां पर अगर मान लो यहां से एनर्जी कम हो रही है, तो यहां से यहां एनर्जी बैलेंस हो जा रही है। इसकी एनर्जी कम हो रही है तो ये बैलेंस कर दे रहा है, इसकी एनर्जी कम हो रही है तो ये बैलेंस कर दे रहा है। इस तरीके से ये वाला सिस्टम आपको दिख जाएगा, लेकिन सिर्फ ये वाला सिस्टम आपको नहीं दिखेगा अगर वो फूड चेन के अंदर होगा। ये सिस्टम आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा क्या है? क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा फूड वेब है। तो फूड वेब जो है इट इज स्टेबल, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे बिल्कुल घबराइएगा नहीं, ओके, इससे बिल्कुल भी थोड़ा सा घबराइएगा नहीं। ओके एवरीवन, फाइन। और देखो यहाँ पे, और देखो चीज़ों को समझते जाना, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूं कि फूड वेब जो होता है वो किसी जगह को स्टेबल करता है, ना कि फूड चेन। अब इन्हीं चीज़ों को आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं चीज़ों को बता रहा हूं, जरा समझना। इधर देखो, इधर देखो, फूड वेब में क्या होता है? व्हेन द फीडिंग रिलेशनशिप इन अ नेचुरल इकोसिस्टम बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, द फूड चेन डज नॉट रिमेन सिंपल एंड लीनियर, रेदर इट इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड बाई सेवरल इंटरकनेक्टेड ओवरलैपिंग ऑफ द फूड चेन, इज व्हाट इट इज अ फूड वेब। और इससे होता क्या है, जैसे जैसे दिस हैपन व्हेन द ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज फीड ऑन मेनी काइंड ऑफ प्रे, उनको खाने वाले होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन मिलकर फूड वेब बनाता है। ये सारे के सारे लाइन किताब के हैं जो मैं यहां लेकर आया हूं, कुछ भी अपने मन से नहीं बनाया। यहां पर कुछ नोट्स हैं, जरा इसको समझना। ये सारे नोट्स आपके पेपर के लिए अच्छा खासा क्वेश्चन है। नेचर ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब डिपेंड्स ऑन द रिचनेस और पुअरनेस ऑफ डाइवर्सिटी।
है ना, जो किसी इकोसिस्टम में आ रही है। अगला, द रिचर द बायोडाइवर्सिटी इज द लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड फूड चेन एंड फूड वेब्स, ये भी समझ में आता है। इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी ऑल्सो डिपेंड ऑन बायोडाइवर्सिटी, फूड चेन और फूड वेब। अगर फूड चेन और फूड वेब अच्छा है तो वहां का बायोडाइवर्सिटी अच्छा है। गॉट इट। अगला, एज द बायोडाइवर्सिटी इंक्रीजेस द फूड चेन एंड द फूड वेब बिकम लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, सो द इकोसिस्टम बिकम मोर स्टेबल। अगला, सिंपलर फूड चेन रिप्रेजेंट अनस्टेबल इकोसिस्टम एंड पुअर डाइवर्सिटी। ये सारे के सारे जो नोट्स हैं, आई वांट यू पेपर रिमेंबर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जो आपके पेपर में 1 2 3 4 के बारे में बोलेगा। इनमें से कौन कौन सी कंडीशन है जो इकोसिस्टम के बारे में जरूरी है, फूड चेन और फूड वेब को जोड़कर ये सारे पॉइंट रखेगा। आई मेंशन, जब भी मैं बोलूं कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो मान लिया करो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे क्वेश्चन आएगा जरूर। अब हम आते हैं एक अगले टॉपिक पर जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, जिसका नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। 1 मिनट रुकिएगा, ओके 1 मिनट रुकिएगा। चले, इकोलॉजिकल पिरामिड्स को मैं इस पार्ट में नहीं, इकोलॉजिकल पिरामिड को मैं आपको अगले पार्ट में कवर करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको थैंक यू बोल दिया। अगले लेक्चर में अभी हम लोग जो इसका अगला पार्ट करने वाले हैं उसमें इकोलॉजिकल पिरामिड कवर करेंगे, और अगला लेक्चर कम से कम 1.25 और 1.5 घंटे के आसपास होने वाला है, जो कि यहां पर हम स्टॉप करते हैं। याद रखिएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड में हम लोग फूड चेन के बारे में फिर बात करने वाले हैं, ट्रॉफिक लेवल के बारे में फिर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, ओके, और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद। और हाँ, अपने मित्रों को इस कोर्स के बारे में जरूर बताएं। जो इन्वायरमेंट सच में सॉल्व करना चाहते हैं वो इन कोर्स को जरूर सुने, ओके, जरूर सुने, क्योंकि इन्वायरमेंट जितना आसान लगता है ऐसा है नहीं। अगर आप इसको थोड़ी सी इसमें कोताही बोराती अगर कर लेते हैं तब, है ना, कोथा बोराती क्या बोलते हैं, अगर कर लेते हैं, इसलिए इसको ठीक से करिए। और यहाँ पे 15 क्वेश्चन का सवाल है और आप आराम से 8-10 क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। मैं अपने दम पे बता रहा हूँ, 8-10 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, साइंस एनवायरमेंट करीब 30 से 35 क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं हर साल। 15 से 20 क्वेश्चन हर किसी के बस का है। थोड़ा और मेहनत कर लीजिए तो आप 20 के ऊपर भी चले जाएंगे। ठीक है, 20-25 भी आप चले जाएंगे। थोड़ी सी आप मेहनत कर लीजिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूं। थैंक यू एवरीवन। चलिए अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय।